हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 008 के प्रीवियस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये, जो पुराने बच्चे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए सारे यूनिट्स को हम नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी यूनिट को स्किप भी नहीं कर सकते। हमें नहीं पता ना कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे एमपीएससी 008 के पिछले 5 साल के पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को हमने यूनिट वाइज डिवाइड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के को भी ऐड कर दिया और वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो कोई भी पार्ट या कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 60। अब क्वेश्चन 1, 2, 3 सीक्वेंस में है, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम के अंदर आ सकता है और थोड़ा सा ना इनको चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो ये ना हो कि हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ ले तो आप छोड़ आए। तो इसलिए ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट है, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया बिटवीन, यानी कि यहाँ पे हम बताएंगे स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में, क्या फीचर्स थे उसके भारत में 1950 से लेके 60 के टाइम पे, ठीक है। टाइमलाइन याद रखना। कांग्रेस पार्टी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो इकलौती बड़ी और स्ट्रॉन्ग पार्टी थी जिसका जो कंपटीशन था वो लगभग नहीं ही था, ठीक है। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल मोर, यानी कि उस टाइम पे सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर थी देन द स्टेट, और स्टेट को सिर्फ फॉलो करना पड़ता था सेंट्रल लीडर्स को और उनके डिसीजंस को। नेक्स्ट है, डिमांड फॉर स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, यानी कि लोग चाहते थे कि स्टेट्स बने उनकी लैंग्वेज के बेस पे जो वो बोलते हैं, क्योंकि देखो हिंदी को सपोर्ट नहीं मिला, राइट। हर स्टेट पे, मतलब हर जगह पे जो भी मेजॉरिटी में लोग थे, ठीक है, उनका मानना था कि वो पूरे स्टेट ही बन जाए उनकी लैंग्वेज के बेस पे। तो वही हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में और लैंग्वेज के बेस पे आपके स्टेट्स बन गए। अगला है, वीक ऑपोजिशन पार्टीज। इट मीन्स ऑपोजिशन पार्टीज थी लाइक कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वो चैलेंज कर सके कांग्रेस को, ठीक है। नो स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज येट, यानी कि रीजनल पार्टीज क्या होती हैं, देखो आगे भी पढ़ेंगे हम। रीजनल पार्टीज होती हैं जब कुछ लोग मिलके, कुछ लीडर्स ऐसी सरकार बनाते हैं, सॉरी ऐसी पार्टी बनाते हैं जो कि लोकल इश्यूज के ऊपर बेस्ड होती है। मान लो जैसे साउथ की साइड पे द्रविड्स को लेके बनाई गई, ठीक है। ऐसे ही आप ले सकते हो पंजाब के अंदर अकाली दल बना। तो मतलब रीजनल पार्टीज जो होती हैं या फिर ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये वो होते हैं जो किसी की लोकल इशू, आइडेंटिटी, है ना, कल्चर, लैंग्वेज, इसके बेस पे पार्टी बनाते हैं। तो उस टाइम पे ये बन रही थी, यही जाके कहीं ना कहीं आगे फिर कोलिशन का भी कारण बनी, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं थी कि कांग्रेस को उस टाइम पे चैलेंज कर सके। फोकस ऑन नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, यानी कि 1950 से 60 के टाइम पे नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया गया, फोकस किया गया डेवलपमेंट के ऊपर, यूनिटी के ऊपर और न्यू नेशन को बनाने के ऊपर, क्योंकि तभी हम आज़ादी से कुछ टाइम पहले ही आए हैं होकर, यानी हमें आज़ादी मिली, ठीक है। तो 1950 से 60 के बीच में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। जो ऑपोजिशन पार्टीज थी बट वीक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, और रीजनल पार्टीज भी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, और फोकस था डेवलपमेंट और यूनिटी के ऊपर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स सिंस द 1970। अब देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है बट थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया, ठीक है। पहला है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अभी तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस ही कांग्रेस थी, अब यहाँ से थोड़ी सी कांग्रेस कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 1970 के बाद में जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपनी पावर खोना शुरू कर देती है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, क्योंकि अब जो लोग थे वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो कि रीजनल पार्टीज के थे या फिर जो उनके। अब एक बात बताओ, अगर कोई आपको बोल के जा रहा है कि आप क्या चाहते हो कि हम आपके लिए क्या करें, ठीक है, आप बोलो कि भाई हमारा जो कल्चर है उसको बचाओ, ठीक है। अगर आप दलित हो तो आप बोलोगे हमें रिजर्वेशन दिलवाओ, आगे बढ़ाओ, तो आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट करोगे ना जो आपके लिए काम करेगी। तो वही चीज़ हो रही थी, अब रीजनल पार्टीज बन रही थी, लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब जो पार्टीज थी वो रीजनल आइडेंटिटी के बेस पे बन रही थी, लैंग्वेज के बेस पे बन रही थी, लोकल इशूज, जैसे तमिलनाडु में डीएमके बनी, है ना।
पंजाब में अकाली दल। अब ये जो पार्टीज थी ना, अब ये स्ट्रांग होती जा रही थी क्योंकि ये लोगों के इंटरेस्ट के बारे में काम कर रही थी, बात कर रही थी और लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। अगला है कोलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार यहाँ से बननी शुरू हो गई थी। क्यों? इतनी सारी रीजनल पार्टीज बनती जा रही हैं, ठीक है, उधर से कांग्रेस भी चल रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग बट गए, वोटर्स बट गए, तो कोई सिंगल पार्टी ऐसी नहीं रही जो हर स्टेट के अंदर जीत रही है ना। बहुत सारी पार्टीज को एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही थी, यहीं से कंसेप्ट आया था ये गठबंधन का। अगला है मोर रोल ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, यानी कि जो कास्ट और कम्युनिटी है इनका बहुत बड़ा रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। स्पेशली अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार के अंदर कास्ट बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। अगला है इंक्रीज इन पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि जो लोग हैं राज्यों के अंदर अब वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे। लोगों को ये समझ आ गया था कि अगर ये जो पार्टीज बन रही है हमारे इंटरेस्ट के लिए बन रही हैं और इन्हें क्या चाहिए, हमारा वोट चाहिए, हमारा सहयोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो अब लोगों ने भी यहाँ पे बहुत एक्टिवली ये जो मतलब लोग होने लग गए थे, इन्वॉल्व होने लग गए थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और बेटर डेवलपमेंट और गवर्नेंस के लिए डिमांड करने शुरू लोगों ने कर दी थी। अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस थी, तो कितने लोगों से डिमांड कर लेंगे और कितने की वो सुन लेंगे, बट अब रीजनल पार्टीज थी, लोगों को पता था कि ये जो पार्टी है ये मेरी कल्चर से है, मेरे रिलीजन से है, ये मेरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पे डिमांड्स बढ़ गई थी। अगला है स्टेट लीडर्स बिकम पावरफुल, यानी कि अब यहीं पे जो स्टेट लीडर्स थे, जो स्टेट लेवल के लीडर्स थे जैसे एन.टी. रामाराव, ज्योति बासु और एम.जी. रामचंद्रन, अब इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी और ये नेशनल लीडर्स को भी सपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि अभी तक 1950 से 60 तक सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो वही कुछ चेहरे थे जो लोगों के सामने थे, बट अब रीजनल पार्टीज का आया तो अब ये भी बढ़ते चले गए। तो 1950 से 60 में हमने क्या देखा, कांग्रेस का डोमिनेंस, और 1970s में हमने क्या देखा, कांग्रेस का डोमिनेंस डिक्लाइन होना यानी घटना शुरू हो गया और रीजनल पार्टीज बहुत बढ़ना शुरू हो गई। अब क्या देखेंगे, एक्सप्लेन क्वेश्चन थर्ड, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस 1980। अब हम देखेंगे 1918 में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो रीजनल पार्टीज अब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। यानी याद रखना 50 और 60 का क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे, कांग्रेस का डोमिनेंस, उसके बाद आए 70s का तो कांग्रेस गिरनी शुरू हुई और 80s का तो रीजनल पार्टीज बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। पहला है राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज, यानी अब बहुत सारी रीजनल पार्टीज बननी शुरू हो गई थी और बहुत पावरफुल भी हो गई थी, बहुत तगड़ा सपोर्ट इनको मिल रहा था। जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिससे लगभग 10-11 साल से क्वेश्चन आ ही रहा है, बीएसपी से या मायावती से या दलित से, ठीक है। इसके अलावा है आंध्र प्रदेश के अंदर बनती है टीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी, यानी अब जो कांग्रेस थी वो अपना सपोर्ट बहुत सारे राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं खोती जा रही थी और अब ज़्यादा रूल वो हर जगह नहीं कर पा रही थी क्योंकि रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग हो गई थी। अगला है कोलिशन गवर्नमेंट बिकम कॉमन। अब देखो वही वाली चीज़ है कि शुरू में कांग्रेस थी, फिर वो घट गई, अब रीजनल पार्टीज बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा ना लोग डिवाइड हो गए कम्युनिटी में, कास्ट में, रिलीजन में, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इतनी सारी रीजनल पार्टीज बन गई और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर सकें, सब बिलीव कर सकें या फिर उसको जिता सकें, मेजॉरिटी मिल सके। तो अब कोलिशन की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, मेजॉरिटी से तो लगभग जीत ही नहीं रहे थे। अगला है कास्ट एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, यानी कि इस फेज में 1980s के फेज में जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थी ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी और आरजेडी अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। अगला है रीजनल लीडर्स बिकम नेशनल फिगर्स। अब जो रीजनल लीडर्स थे यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे अगर यूपी बिहार की बात कर ले तो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव ये एक नेशनल फिगर बन चुके थे। मायावती जिन्होंने दलित के लिए काम किया, वो तो मायावती को लेके एक अलग कुछ एक मतलब पूरे चैप्टर में हम इनके बारे में भी बात करेंगे, मतलब आगे क्वेश्चन आएगा कि एक तो ये दलित और ऊपर से एक विमेन, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी ये उस टाइम पे, है ना। कि एक तो आप ऐसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती आ रही है, अनटचेबिलिटी देखती आ रही है, कहीं ना कहीं उसी कास्ट की वो भी एक विमेन, क्योंकि विमेन को भी अप्रेस किया गया था, एक लीडर बनती हैं तो ये नेशनल फिगर बनती है और काफ़ी इंस्पायर करती हैं। अगला है जयललिता। सो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कास्ट या कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स चुनी और काफ़ी अच्छा भी किया उसमें, ठीक है। अगला है ग्रेटर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है। आज मुझे पता नहीं कि कुछ वर्ड्स ही नहीं दिख रहे हैं। सो ग्रेटर डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, यानी कि अब यहाँ पे जो स्टेट्स थे उनके पास ज़्यादा पावर आनी शुरू हो गई थी और सेंटर का जो
इंटरफेरेंस है वो कम हो गया था, क्योंकि अभी तक सेंटर के हाथ में सारी पावर थी, एक ही सरकार थी। अब क्योंकि जो पार्टीज थी वो बढ़ गई थी और कोalition की गवर्नमेंट भी बन रही थी, तो सेंटर के हाथ में सारी पावर नहीं थी, अब स्टेट के हाथ में ज़्यादा पावर थी। अगला है फोकस ऑन लोकल इशू। शुरू में हमने क्या देखा था 1950 और 60 में नेशनल इशू के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। अब घटते घटते जो फोकस है ये आ गया लोकल इशू और प्रॉब्लम्स की तरफ, क्योंकि रीजनल पार्टीज का काम ही ये था, वो लोकल इशू आइडेंटिटी को लेके तो पार्टी बनाई है उन्होंने। तो अब उनके सामने चैलेंज था जॉब्स का, रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का और फार्मर्स इशू का। याद रहेंगे आपको तीनों क्वेश्चन सीक्वेंस में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस हाउ द सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क इज अप्लाई टू स्टडी द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। बात करते हैं सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क के बारे में, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं हम स्टेट पॉलिटिक्स में। फर्स्ट है, पहला है स्टेट एज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम, यानी कि हर स्टेट, हर राज्य हिस्सा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का और वो जुड़ा हुआ है सेंटर और बाकी राज्यों से। मैं ये नहीं कह सकती कि यूपी अलग से ही है, नहीं, वो सेंटर से भी जुड़ा है, वो बाकी अपने आसपास के जो राज्य हैं उनसे भी जुड़ा है और वो भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। अगला है इनपुट आउटपुट मॉडल। फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बट अगर आप न्यू बच्चे हैं तो मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम मेट्रो में आप सभी ने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो जो वहाँ पे मशीन होती है जिसमें हम टिकट लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने खुद भी ली होगी, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे होते हैं उनसे भी लिवाई होगी, ठीक है। तो मान लो आप मेट्रो स्टेशन पे गए हो, आपको टिकट लेनी है, तो वहाँ पे आपको एक मशीन दिख रही है, तो वो मशीन को आप मान लो गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उस मशीन के अंदर थोड़े पैसे डाले, वो पैसे क्या है, आपकी डिमांड्स, जो आपने मशीन यानी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डाले। अब बचे हुए पैसे और टिकट आपको वो मशीन देगी। अब वो जो बचे हुए पैसे टिकट हैं वो क्या हुई, जो भी उस गवर्नमेंट का डिसीजन है या पॉलिसी है। दोबारा से समझाती हूँ, देखो मैं गई हूँ, मैंने एक पेपर पे लिख दिया कि भाई मैं चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लॉज बने या जो जो मतलब मेंस को सपोर्ट करें, है ना, जो मेल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए भी कुछ इंडिया के अंदर लॉ बनने चाहिए। मैंने एक पेपर पे लिख दिया, ठीक है। ये मेरा इनपुट है, क्या है, इनपुट, यानी कि मेरी डिमांड जो मैंने उस मशीन को यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को दे दी। अब वो पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग पूरा प्रोसेस होगा, वो सब होगा, वो सफल होगा, सब बातचीत करेंगे, सब होगा, फिर वो मुझे टिकट के स्वरूप एक आउटपुट दे रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम ये लॉ बना रहे हैं या पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब भी समझ आया हो तो ठीक है, वरना ये बहुत सही एग्जाम्पल था, ठीक है, राइट। तो इनपुट यानी कि मैंने एक पेपर में डिमांड लिख के दी कि मेंस के लिए बनाओ भाई, प्रोटेक्ट करो उनको भी, उनके लिए कुछ लॉज बनाओ, वो मैंने उस मशीन के अंदर डाल दिया और फिर मशीन ने मेरे को वापस में टिकट दे दी, यानी कि लॉ बना के दे दिया। ऐसे हम इनपुट करते हैं अपनी डिमांड्स को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और फिर वो हमें आउटपुट में लॉ और पॉलिसी डिसीजन दे देता है। उसके बाद एक फीडबैक का कंसेप्ट भी है, अगली स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं खुश हूँ, मान लो कि मशीन ने मुझे सही नोट दे दिया, मैं खुश हूँ, यानी कि सही नोट यानी कि सही डिसीजन, पॉलिटिकल सिस्टम ने सही डिसीजन दे दिया तो मैं खुश हूँ, ठीक है, सपोर्ट करूँगी, वरना तो मैं उसको वो वापस कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, वापस कर रही हूँ यानी कि प्रोटेस्ट कर रही हूँ। अब आप इसको खुद लिंक कर लेना। अगला है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि देखो इसमें हम देखते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। अब अच्छा देखो एक और छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं, पुलिस का ले लेते हैं। पुलिस स्टेशन जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। मैं गई हूँ, मैंने अपनी कंप्लेंट लिखाई है, तो मैंने उसमें इनपुट क्या दिया है, अपनी कंप्लेंट, किसके अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। आउटपुट क्या होएगा, जो भी वो फिर आगे कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। तो इसके अंदर हम रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये सब काम करते हैं और पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं। इंट्रैक्शन विद सोसाइटी, यानी कि इट लुक्स एट हाउ पॉलिटिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो कास्ट है, जाति है, धर्म है, भाषा है, बोली है, रीजन, इकोनॉमी, कैसे ये सभी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिटिक्स को। अगला है फीडबैक मैकेनिज्म, अभी हमने देखा था वही कि जब पॉलिसीज बन जाती हैं, इनपुट हो गया, पॉलिसी डल गई, पॉलिटिकल सिस्टम का काम हो गया, आउटपुट हो गया, पॉलिसी दे दी। अब अगर हम सहमत हैं तो हम सपोर्ट करेंगे कि वाह बढ़िया फैसला लिया है सरकार ने, हम साथ है। अगर सही नहीं है तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे कि अभी फार्मर वाला हुआ था, राइट, किसान मूवमेंट जो हुआ था वो। अगला है फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड चेंज। तो ये फ्रेमवर्क हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें समझने में मदद करता है कि कैसे जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो स्टेबल है, कि आप ऐसे इनपुट अपनी डिमांड्स रखो, पॉलिटिकल सिस्टम काम करेगा और आउटपुट में आपको डिसीजन, लॉ या पॉलिसी बना के दे देगा। लेकिन ये समय के साथ साथ बदलते भी रहते हैं।
ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क टू एनालाइज स्टेट पॉलिटिक्स। जो बच्चे पहले से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बार बता चुकी हूँ, जो नए हैं उन्हें भी आज एक बात बताती हूँ। जब भी आप कार्ल मार्क्स का नाम पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट कहीं देखेंगे, मार्क्सिज्म देखेंगे, सोशलिज्म देखेंगे, तो आप वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पहला तो यहाँ पे सिर्फ क्लास स्ट्रगल के बारे में बात होगी। दुनिया का ए से लेकर जेड तक जो भी इशू है सबको जोड़ दो क्लास स्ट्रगल से, ये रिच और पुअर के गैप से। यानी जो रिच हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर को, बस और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट है स्टेट सर्व्स द रिच क्लास, यानी कि मार्क्सिस्ट थिंकर का ये मानना है, दे बिलीव दैट कि जो स्टेट है वो सिर्फ काम करता है रिच पीपल के बेनिफिट के लिए, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स के लिए स्टेट काम करता है, पुअर से उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, पॉलिटिक्स इज अबाउट क्लास स्ट्रगल, यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स किस तरीके से ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ रिच और पुअर के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है, यानी ओनर्स और वर्कर्स के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है और कुछ नहीं है स्टेट। ठीक है। अगला है लॉज एंड पॉलिसीज हेल्प द पावरफुल, यानी कि गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाती है, ऐसे कानून बनाती है, ऐसे डिसीजन लेती है जो कि सिर्फ जो वेल्दी हैं, जो अमीर हैं, जो बिजनेस मैन है या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट के सारी लॉ एंड पॉलिसीज और डिसीजंस, जिससे इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं आती और पुअर के लिए तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करते। मैं नहीं कह रही, मार्क्सिस्ट कह रही। अगला है इलेक्शंस डोंट ब्रिंग रियल चेंज, ये कह रहे हैं कि इवन दो जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं हर 5 साल में होते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट का मानना है कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टेट फिर भी काम करेगा ही रिच लोगों के लिए, क्योंकि वही लोग पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। इलेक्शंस के टाइम पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्शंस में जो भी कैंडिडेट्स खर्चा करते हैं, करोड़ों का खर्चा होता है, वो कौन देता है? वो इन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट या लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, ये सब तो सपोर्ट करते हैं, तो ये इनके फेवर में ही काम करते हैं। अगला है फोकस ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो मार्क्सिस्ट व्यू है वो कुछ ऐसा है कि जो स्टेट है वो अलाउ करता है कि आप एक्सप्लॉइट करो वीकर सेक्शन को और इनइक्वालिटी को बढ़ाओ, क्योंकि स्टेट को सपोर्ट करने वाले हैं बिजनेसमैन यानी कि कैपिटलिस्ट, जिसके बिल्कुल खिलाफ है मार्क्सिस्ट। अगला है डिमांड फॉर रेवोल्यूशनरी चेंज, यानी कि मार्क्सिस्ट सपोर्ट करते हैं कि हमें कोई रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें रेडिकल चेंज चाहिए, यानी कि हमें तो बिल्कुल ही क्लासलेस सोसाइटी चाहिए। ये नहीं कि एक्सप्लॉयटेशन कम कर दो, वर्कर्स के लिए कुछ कानून बना दो, नहीं, कैपिटलिस्ट चाहिए ही नहीं, एकदम क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, रिच पुअर का गैप ही नहीं चाहिए, इक्वल सोसाइटी चाहिए, यहाँ पे कोई रिच ना हो, कोई पुअर ना हो, कोई क्लास ना हो। ठीक है, और स्टेट सबके लिए काम करे, एक वेलफेयर स्टेट बने। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क टू स्टडी द स्टेट पॉलिटिक्स। पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क को भी देख लेते हैं। पहला है नो सिंगल ट्रूथ, यानी कि देखो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है इनका मानना है कि कोई एक तरीका नहीं है जिससे आप राजनीति को समझोगे, हर किसी के अलग व्यूज और एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव दैट देयर इज नो वन वे टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, एवरीवन हैज डिफरेंट व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। अगला है फोकस ऑन डाइवर्सिटी, इट मीन्स दे स्टडी हाउ डिफरेंट ग्रुप्स लाइक विमेन, दलित्स, ट्राइबल्स, LGBTQ+ एंड माइनॉरिटीज एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स डिफरेंटली, यानी कि कुछ ऐसा मान लो कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे चैनल का ही, ठीक है। तो हमारे चैनल पे इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, टचवुड आज तक 1 या 2 कमेंट को छोड़ दो, वो भी किसी रीज़न की वजह से थे कि बच्चों ने मुझसे डिमांड किया कि मैम कल हमारा पेपर है, आप इसकी वीडियो बना दो। तबीयत मेरी सही नहीं है कुछ टाइम से, अभी भी सही नहीं है, आप शायद सुन पा रहे हो, मेरा गला बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाई, तो बच्चों ने थोड़ा अपना गुस्सा दिखाया, जो कि जायज़ भी है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन 1 या 2 कमेंट के अलावा सभी कमेंट बहुत अच्छे आए हैं। इवन इंस्टाग्राम पे तो मैं काफ़ी बच्चों के साथ कनेक्ट भी हुई हूँ कि काउंसलिंग भी वहाँ पे बच्चों की चल रही है कि आगे क्या करना है, क्या सारी चीज़ें, और यूट्यूब पे भी आप अच्छे कमेंट्स करते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि हर किसी का अलग एक्सपीरियंस है, किसी को यहाँ से बहुत हेल्प मिल रही है, किसी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं, कोई हिंदी वाला बच्चा है उसकी ये कंप्लेंट है कि बाकी सब ठीक है लेकिन मैम हिंदी में तो कंटेंट नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे सब्जेक्ट्स की डिमांड करते हैं जो अभी तो चैनल पे अवेलेबल नहीं है बट आने वाले टाइम पे हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे पॉलिटिक्स को लेके भी हमारे देश में हर किसी का अलग विजन है, व्यू है, ठीक है। विमेन्स पॉलिटिक्स को अलग तरीके से देखती है कि भाई यहाँ तो इनइक्वालिटी है, हमारे पास राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, अधिकार नहीं है। दलित्स अलग तरीके से देखते हैं कि हमें तो भाई सप्रेस किया जाता है ना। ट्राइबल्स इस तरीके से देखते हैं कि हमारा तो बस ये लैंड जो है, जो हमारी जगह है, उसको लेना चाहते हैं, हमारे कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। LGBTQ+ का मानना है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ना। तो हर किसी का अपना अलग व्यू है।
अलग है अगला है अगेंस्ट बिग थ्योरीज, यानी कि पोस्ट मॉडर्निस्ट कोई ऐसी बहुत ग्रैंड थ्योरी नहीं है मार्क्सिज्म की तरह, ठीक है। ये सिर्फ जो लोकल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, एवरीडे जो लोग इश्यूज को फेस करते हैं ना, ये सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं, इश्यूज ने एक्सपीरियंस। अगला है पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि दे फोकस ऑन हाउ आइडेंटिटी शेप्स पीपल्स रोल एंड पावर इन पॉलिटिक्स, यानी कि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या है फ्रेमवर्क, राइट। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेमवर्क है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो आइडेंटिटीज़ है, यानी जो कैसे कास्ट है, जेंडर है, रिलीजन है, ये पॉलिटिक्स को या पावर को या लोगों के रोल को यहाँ पे शेप कर रहे हैं। जैसे कि यूपी और बिहार से शुरू हुई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, है ना, और फिर ये बढ़ती चली गई। अगला है पावर इज एवरीवेयर, यानी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है उनका मानना है कि जो पावर है वो सिर्फ सरकार के पास नहीं है, वो हर जगह है, लैंग्वेज में, कल्चर में, मीडिया में, डेली लाइफ में। मीडिया के पास अगर पावर नहीं होती तो वो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इतना कुछ तो नहीं बोल सकती, है ना। अगला, और लैंग्वेज में अगर पावर ना होती तो आज के टाइम पे राज्य ही ना बटे होते लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेजेस मल्टीपल वॉइसेस, यानी कि ये जो फ्रेमवर्क है ये इंपॉर्टेंस देता है मार्जिनलाइज्ड वॉइस, यानी कि जो अभी हमने देखे विमेंस, दलित्स, LGBTQ+ माइनॉरिटीज, इन सभी के लिए एक वॉइस है जो उनके विजन को दिखाते हैं कि वो पॉलिटिक्स को किस तरीके से समझते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो जाति को लेके और जो ये अनटचेबिलिटी होती है इसको लेके जो नेशनलिस्ट थे, नेशनल लीडर्स थे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। पहला सोशल रिफॉर्म्स अलोंग विद फ्रीडम, यानी बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे जिनका मानना था कि पूरी आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के नहीं आएगी या इंडिया को आज़ाद करके नहीं आएगी, वो तब आएगी जब आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दोगे, जब अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, जब हर कोई फ्रीली लाइफ को जी रहा है, यहाँ पे राइट्स को एंजॉय कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। दूसरा है गांधी जीज एफर्ट्स, यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो अनटचेबल्स को हरिजन बोलते थे, हरि यानी भगवान जी और जन यानी उनके बच्चे, ठीक है। तो हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो ये कहते थे कि भाई ये तो हरिजन है, तो हम इनको कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो हम इनको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे गांधी जी ने काम किया कि कैसे जो टेम्पल्स हैं, स्कूल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे इनकी जो एंट्री है वो कराई जाए। अगला है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। जो नेशनलिस्ट हैं वो यहाँ पे बात करते हैं कि जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है हमें उनको ख़त्म करना चाहिए और इक्वालिटी, ब्रदरहुड, डिग्निटी, इन आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहिए। अगला है दलित लीडर्स लाइक अम्बेडकर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे जो की नेशनलिस्ट थे या फिर जो दलित लीडर थे, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है कास्ट ऑपरेशन को। साथ ही साथ इन्होंने डिमांड रखी कि भाई दलित्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए हर जगह, और साथ ही साथ इनको लीगल राइट्स भी मिलना चाहिए जिससे कि जो इनकी पोजीशन है समाज में हम वो उठा सकें। अगला है डिबेट्स विद इन नेशनलिस्ट, यानी कि जो कुछ नेशनलिस्ट हैं उनका फोकस रहा है फ्रीडम के ऊपर, वहीं पे उन्होंने कास्ट इश्यूज को काफ़ी इग्नोर किया है। लेकिन कुछ अदर भी थी जैसे कि गांधी और अंबेडकर जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है अनटचेबल्स को और कास्ट को, ठीक है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि जो अनटचेबिलिटी है हम उसको पूरी तरीके से बैन कर दें और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर किसी को इक्वालिटी ग्रांट करे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द नेचर ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या नेचर है, क्या रोल है रिलीजियस डाइवर्सिटीज का, और नेशनल लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स है। पहला है नेचर ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। चलो, इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया होम है हिंदूज़ का, मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का, सिख्स का, बुद्धिस्ट का और जैन का। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट ये सब रहते हैं, जो इसको इंडिया को एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बनाने में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। अगला है रिलीजन इन्फ्लुएंस वोटिंग इन पॉलिटिक्स, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से ही धर्म वाली राजनीति चलती आ रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं वोट्स को गेन करने के लिए और सपोर्ट को पाने के लिए। जैसे जो मान लो, जैसे हमने देखा था ना, एक पहले पढ़ा था कि जो गणेश पूजा होती थी, पहले गणेश पूजा होती थी लोगों के घर में जब गणपति जी आते थे, राइट, सितंबर के मंथ में।
बट उसके बाद क्या होने लग गया, इस चीज़ को क्या कर दिया, खैर वो रीज़न अलग था बट कहीं ना कहीं बाद में उसका फ़ायदा उठाया गया। गणेश पूजा से हटा के गणेश उत्सव बना दिया। कहाँ अभी तक घर में 2-3 जो परिवार के लोग हैं वही पूजा कर रहे थे, कहाँ हज़ारों लाखों लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। मुंबई में देखा है ना, और अब तो पूरे देश में ही होता है, ठीक है, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों के रिलीजियस आइडेंटिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए और वोट गेन के लिए। गणेश उत्सव में कोई एक मंत्री चला जाए जहाँ पे जाके वहाँ पे हाथ जोड़ ले कि भाई देखो मैं तो धर्म के लिए कितना काम कर रहा हूँ, मैं तो कितना पूजा पाठ करता हूँ, तो लोग भी ऐसे हैं कि कहेंगे वाह यही तो नेता हमें चाहिए, है ना, और लोग फिर उसको वोट करेंगे। अगला है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट पॉलिसीज, यानी आज मतलब ये बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं वो आज के टाइम पे या हमेशा से ही पॉलिटिकल डिबेट्स और डिसीजंस का कारण बनते हैं। अब वो रेट्स हो, दंगे हो, कम्युनल टेंशन हो, हिंदू मुस्लिम हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो, हमेशा ये चीज़ें डिबेट में रही ही हैं। जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू लीडर्स हैं वो उनके, बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। अगला डिमांड्स फॉर राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, यानी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो हमेशा डिमांड करती रहती हैं, अक्सर डिमांड करती हैं कि भाई उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिले, उनके लिए राइट्स बनाए जाए और पॉलिटिक्स के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, है ना। नेक्स्ट है अब नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके ऊपर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, यानी कि जो नेशनलिस्ट है वो प्रमोट करते हैं इस आइडिया को कि भाई जितने भी रिलीजन्स हैं वो सभी भारत का हिस्सा हैं और यूनिटी उनको इंडिया के अंदर मेंटेन करनी चाहिए, एक साथ प्यार से रहना चाहिए। अगला है सेक्युलर नेशनलिज्म, यानी कि जैसे जवाहरलाल नेहरू थे जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे सेक्युलर आइडियाज़ को, सेक्युलरिज्म को, जिसके अंदर वो बोलते थे कि इंडिया को मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें न्यूट्रल रहना है रिलीजियस मैटर्स के ऊपर, जिससे कि हम सभी को इक्वली और फेयरली ट्रीट कर सकें, सभी कम्युनिटीज़ को, और यहाँ पे एकता बनी रहे, ठीक है, वरना बंटवारा नहीं हो जाएगा। अगला है ऑपोजिशन टू कम्युनलिज्म, यानी कि जो नेशनलिस्ट है वो स्ट्रांगली अपोज करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, जैसे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी। कहीं ना कहीं देखो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण भी रिलीजन ही बना, हिंदू मुस्लिम ही बना। तो यहाँ पे जो नेहरू जैसे जो लीडर्स थे वो इसको स्ट्रांगली अपोज करते थे कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं ये कुछ नहीं चाहते, यहाँ पे बंटवारा करके जाना चाहते हैं, ठीक है। अगला है इंक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो सपोर्ट करते थे कि भाई जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं सभी का योगदान है, सभी कंट्रीब्यूट करिए फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है, और उसके बाद भी सब एक साथ मिलजुल के रहें, भले माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में और क्या टेंशन है इन दोनों के बीच में। हम देखते हैं इनके टेंशंस को। पहला है इनके रिलेशन, सेंटर स्टेट के रिलेशन कैसे है। तो जैसा हमें पता है इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ जो पावर है उसका बंटवारा हो चुका है सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरा है सेंटर इज मोर पावरफुल, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर को ज़्यादा पावर देता है, स्पेशली लॉ बनाने हो या मनी रिलेटेड इशू हो या फिर इमरजेंसीज हो, ठीक है। अगर देखो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को क्या लगता है कारण ये भी है, इवन तो बहुत सारे कारण हैं बट एक ये भी है कि स्टेट को आप बहुत ज़्यादा पावर दे देते हो ना तो फिर आगे जाके देश का बंटवारा हो सकता है, हर कोई अपनी मनमानी करेगा, है ना। तो इसे सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। अगला है 3 लिस्ट ऑफ पावर, यानी इनकी पावर की ना 3 लिस्ट बनी हुई हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंटर को काम करना है, जैसे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं जैसे पुलिस और हेल्थ, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन और भी बहुत सारे हैं। अगला है गवर्नर्स रूल। अब देखो गवर्नर को यहाँ पे ना ऐसे देखा जाता है कि जो सेंटर होती है यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो ये एक ब्रिज का काम करते हैं एक स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में। तो स्टेट को मान लो स्टेट में अलग गवर्नमेंट है और सेंटर में अलग है, तो स्टेट की सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नर है ना एक वॉच डॉग का काम कर रहा है मेरे ऊपर जो प्रेसिडेंट ने छोड़ा हुआ है ना। तो आगे इनको लेके भी चलो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं जो गवर्नर है उनको अपॉइंट करता है स्टेट और कभी कभी एक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फेवर में, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाता है। टेंशन देख लेते हैं। पहला है यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, यानी कि जो सेंटर है अक्सर क्या किया कि उसने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया, और फिर स्टेट का रिस्पॉन्स ऐसा था कि उन्होंने इसको अनफेयर देखा, राज्य ने इसको अनफेयर देखा। अगला है डिस्प्यूट ओवर रिसोर्सेज, यानी कि कभी कभी क्या होता है रिसोर्सेज को लेके भी यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं कि भाई जो सेंटर है वो टैक्स और मनी तो अपने हिसाब से अच्छा खासा ज़्यादा हमसे ले रहा है, लेकिन बदले में जो स्टेट्स हैं उनको चीज़ें नहीं मिल रही। अगला है कंट्रोल ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स, यानी कि
द सेंटर समटाइम इंटरफेयर इन मैटर्स मेंट फॉर स्टेट स्पेशली थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी कि जो सेंटर है वो कभी कभी इंटरफेयर करता है स्टेट के मैटर्स के अंदर, स्पेशली जो सेंट्रलाइज्ड स्कीम्स होती हैं ना, सेंट्रल ने जो स्कीम्स बनाई होती हैं उनके थ्रू। तो ये भी टेंशन का कारण ये है भाई क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, है ना। अगला है लैंग्वेज एंड कल्चरल इशूज, यानी कि कभी कभी जो स्टेट्स हैं उनको इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि क्यों सेंटर हमेशा जोर देता रहा है हिंदी के ऊपर, है ना, जबकि हर कोई चाहता है कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आगे बढ़े, है ना, वरना उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो कल्चर है, रीजनल लैंग्वेज है, वो इरोड हो रहा है। और लैंग्वेज तो देखो बहुत बड़ी चीज़ है, जिस तरीके से रिलीजन के बेस पे चीज़ें हुई है ना, ऐसे लैंग्वेज के बेस पे भी तो स्टेट्स बने हैं। अगला है पॉलिटिकल डिफरेंसेस, यानी कि जब रूलिंग पार्टी स्टेट के अंदर अलग होती है सेंटर से, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं। सेंटर में बीजेपी या कांग्रेस बैठी है रूलिंग, और जो स्टेट है वहाँ पे आपकी केजरीवाल बैठा है या कोई भी अलग अलग कोई पार्टी बैठी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो वहाँ होंगे ही। अलग है, अगला है, ठीक है, डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, यानी कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वो चाहते हैं आज़ादी, यानी कि फ्रीडम, फाइनेंशियल पावर्स, जिससे कि जो रीजनल पार्टीज और लीडर्स हैं वो अपने हिसाब से अपने राज्य में काम कर सके, हर चीज़ के लिए उनको सरकार के पीछे ना डोलना पड़े, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रीजंस फॉर द डिमांड्स फॉर स्टेटहुड ऑटोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। क्यों डिमांड उठती रही है ऑटोनॉमी के लिए। पहला है कल्चरल एंड लैंग्वेज आइडेंटिटी, यानी कि लोग चाहते हैं कि सेपरेट स्टेट बने जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज बोल सके, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, जैसे कि तेलुगु स्पीकर्स ने किया आंध्र प्रदेश के अंदर 1953 में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक नेग्लेक्ट, यानी कि कुछ जो रीजन्स हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई या तो उनके मतलब रीजन के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, प्रॉपर मनी वहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, भले ही लोगों का जो गुस्सा है यहाँ पे वो स्टेट से हो या फिर सेंटर से हो, बट जब जो ऐसे स्मॉल एरियाज़ होते हैं जिनको ये लगता है, जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनको डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं एक सेपरेट स्टेट रूट कि भाई जब आप हम पे ध्यान ही नहीं देते तो आप हमें अलग कर दो, हम अपनी अलग सरकार बनाएंगे और खुद से काम करेंगे, जैसे कि तेलंगाना। अगला है अनइक्वल पॉलिटिकल पावर, यानी कि जो छोटे और जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ बड़े बड़े राज्यों में सुनी नहीं जा रही है। मान लो उत्तर प्रदेश में कोई जगह, मतलब ऐसे अब वो ऐसे पता है बहुत सारी, मतलब इतने ज़्यादा नंबर में ऐसी फाइल्स पड़ी हैं अलग स्टेटहुड बनाने के लिए सरकार के पास, कि अगर मंजूरी दे दी जाए तो भारत के तो पता नहीं कितने ही हिस्से हो जाएं, कितने ही अलग अलग राज्य बन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऐसे बैकवर्ड रीजन होते हैं, छोटे रीजन होते हैं, जिनको ये फील होता है कि हमारी वॉइस कोई सुन नहीं रहा, हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें अलग अपनी सरकार बनाने दो, हम अपनी अलग राज्य बनाएंगे, सरकार बनाएंगे और खुद से रूल कर लेंगे। ट्राइबल एंड एथनिक आइडेंटिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं ना झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट में, ये अपने कस्टम को, रिचुअल को, फेस्टिवल को, ट्रेडिशन को, लैंड्स को ही गॉड मानते हैं। तो जब इनको ऐसा लगा या लगता है कि कहीं ना कहीं इनका कल्चर इरोड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, गायब हो सकता है, या सरकार जो इनका लैंड है वो ले सकती है डेवलपमेंट के लिए, तो फिर ये क्या करते हैं, ये ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। अगला है बेटर लोकल गवर्नेंस, लोगों को मानना है छोटे राज्य होंगे तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे और लोकल नीड्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बड़े राज्य में तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अगला है हिस्टोरिकल एंड इमोशनल रीजन्स, यानी कि बहुत सारे रीजन्स ऐसी है जिनकी अपनी खुद की हिस्ट्री रही है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया को ज्वाइन करने से पहले उनकी खुद की हिस्ट्री रही है, तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनली उससे कनेक्टेड है, तो वो चाहते हैं कि उनका खुद का स्टेट हो जिससे कि वो खुद से रूल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इम्पिंज ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस, और अगला है रोल ऑफ गवर्नर इन यूनियन स्टेट रिलेशंस। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट इम्पिंज ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ी हलचल मचाई यूनियन स्टेट के रिलेशंस में। पहला है 42nd अमेंडमेंट 1976, जहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई और स्टेट की जो पावर है वो कम कर दी गई कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर। क्योंकि देखो स्टेट लिस्ट में स्टेट काम कर रही है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर काम कर रही है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों को मिलकर काम करना है। अब वहाँ पे सहमति नहीं बनी तो किसका डिसीजन माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। 44th अमेंडमेंट 1978, जिसमें सेंटर के पावर को लिमिट कर दिया गया कि जो इमरजेंसी प्रोविजन की पावर है उसको सेंटर मिसयूज करता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट्स को रिलीफ दे दिया गया। फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992, जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन किया गया, और 73rd अमेंडमेंट डील करता है पंचायत से, और 74th एसोसिएट है म्यूनसिपैलिटीज से, ठीक है।
अगला है डिस्कशन ऑन जीएसटी अमेंडमेंट 2016, जहाँ पे कॉमन टैक्स सिस्टम बनाया गया और स्टेट के पावर को कि भाई स्टेट के जो खुद के टैक्स हैं वो फ्रीली उसको डिसाइड कर सके, ये सारी पावर उनसे कम कर दी गई, छीनी नहीं गई, कम कर दी गई। अगला है रोल ऑफ गवर्नर, आ गया ना गवर्नर का क्वेश्चन। तो गवर्नर काम करता है एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो गवर्नर है उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और वो एक ब्रिज का काम करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल, यानी अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो रूल है स्टेट जो रूल कर रही है वो सही नहीं कर रही है, स्टेट सही फैसले नहीं ले रही है, तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट्स रूल भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं और सारी पावर सेंटर को दे सकते हैं कि भाई ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये तो कुछ काम नहीं कर रही और बेकार है, करप्ट है ये वो, तो यहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अगला है प्रूव स्टेट बिल, यानी कि जो गवर्नर है, पहले पॉइंट में हमने देखा है कि ये लिंक है, तो ये प्रेसिडेंट और स्टेट के बीच का लिंक है, जो कि स्टेट के द्वारा पहुंचाया गया कोई भी बिल रोक भी सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट तक चाहे तो पहुंचा भी सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए टेंशन का कारण बनता है, क्योंकि सेंटर में कोई XYZ गवर्नमेंट बैठी है, स्टेट में अलग बैठी है। अब जो गवर्नर है जो स्टेट में है वो काम किसके लिए कर रहा है, सेंटर के लिए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टेंशन का कारण है। अगला है समटाइम एक्ट पॉलिटिकली, यानी कि बहुत सारे केसेस में जो गवर्नर हैं उनको बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं, है ना, और फेवर कर रहे हैं, तो स्टेट के लिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है काम करना, क्यों, क्योंकि सेंटर उनको करने ही नहीं दे रही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ आउट ऑन द फॉलोइंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया और ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम। क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, क्या बदलाव हुए इलेक्शंस के अंदर भारत में? पहला तो ईवीएम मशीन्स आ गई, जिससे कि और तेज़ जो वोटिंग है वो हो गई, वोटिंग फास्ट हो गई, और जो फेक वोटिंग है वो कम हो गई। दूसरा वोटर आईडी कार्ड, यानी कि अब फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड चलने लगे, जिससे कि डुप्लीकेट वोटिंग रुक गई। नोटा ऑप्शन, यानी कि क्योंकि पास आपके पास अधिकार है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप वोट करो, लेकिन आपका मन नहीं है कि आप किसी भी पार्टी को वोट करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप नोटा दबा के आ सकते हो, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा मन है, मैं वोट दूंगा या दूंगी, लेकिन किसी पार्टी को नहीं, तो आप नोटा दबा सकते हो। अगला है लिमिट्स ऑन इलेक्शन स्पेंडिंग, यानी कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जो कितना करोड़ों का खर्चा करते हैं उनके ऊपर लिमिट लगाई गई कि आप इतना ही मनी जो है वो खर्च कर सकते हो, और वो भी आप जो इलेक्शन कमीशन है उसको बताओगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम नहीं किया, अभी भी करोड़ों का खर्चा हो रहा है। अगला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया। पहला है कास्ट एंड रिलीजन, यानी कि जो बहुत सारे वोटर्स हैं वो ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जो उनके धर्म जाति के होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जाति का है तो मेरे लिए काम करेगा। अगला है लोकल इशू एंड डेवलपमेंट, यानी लोग ऐसे लीडर्स को चूज करते हैं जो कि उन्हें लगता है कि लोकल प्रॉब्लम्स को तो यही आदमी सॉल्व कर सकता है, यही हमारे लिए रोड बनाएगा, यही हमारे लिए पानी की व्यवस्था करेगा, यही हमें बिजली फ्री में देगा, ये सारी चीज़ें। अगला है पार्टी एंड लीडर इमेज, यानी कि बहुत सारे, मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता वो किसको वोट करने जा रहे हैं। अब उनसे पूछो किसको वोट कर रहे हो, हम मोदी को वोट दे रहे हैं, हम कमल खिला रहे हैं, है ना, कमल को वोट दे रहे हैं, हम हाथ, है ना, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, या हम राहुल गांधी को दे रहे हैं, या हम केजरीवाल को दे रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है इनकी जगह से कौन खड़ा हुआ है, कौन काम करेगा, क्या हिस्ट्री है, क्या नहीं करेगा, कैसा उसका रिकॉर्ड, नहीं, बस एक चेहरा है। मोदी जी अगर इमेज बन गए तो मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा, केजरीवाल अगर इमेज बन गया है तो उसके नाम पे वोट जाएगा, है ना। अगले फ्रीबीज एंड प्रोमिसेस, अभी जो वोटर्स हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फ्री स्कीम्स देके, ठीक है, जैसे फ्री राशन देंगे और बोलेंगे हर महीने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, बस मुझे वोट करिएगा, है ना, तो ऐसे ही अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगला है ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, भारत के अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके? पहला यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर, यानी कि जो रिच और पावरफुल कैंडिडेट्स हैं वो या तो पैसे के ज़ोर पे या तो अपनी पावर के ज़ोर पे वोट पड़वा लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला है क्रिमिनल कैंडिडेट, यानी देखो ये चीज़ ऐसी है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडिया के अंदर 3 चीज़ें मैटर करती हैं अगर आपको जीतना है तो। पहला, बहुत तगड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, बहुत तगड़ा। दूसरा, बहुत पैसा होना चाहिए। तीसरा, पावर होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए, बस आप जीत जाओगे इलेक्शन, टिकट भी मिल जाएगी। अगला है वोट बाइंग एंड फेक वोटिंग, यानी ये बहुत चलता है, 500 रुपये में लोग रैली में लेके जाते हैं और फेक वोटिंग्स होती हैं, फेक वोटर आईडी कार्ड्स बनते हैं, बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है। बहुत सारी जगह तो क्या कराया जाता है कि लड़ाई हो रही है, सब उसमें बिजी हैं और वहाँ पड़ गई वोट, जिसको डलवानी थी उसने डलवा दी। लो वोटर टर्नआउट, अब इन सब के बाद भी बहुत सारे सिटीजन ऐसे हैं जो वोट ही नहीं करते,
बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको वोट करना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को वीक करता है ना। तो क्योंकि आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास राइट है वोट करने का, बहुत लोगों को बहुत मुश्किल से मिला है ये राइट, तो आपको वोट करके आना चाहिए। आप जाओ नोटा दबा के आ जाओ, लेकिन आप वोट करो। क्योंकि अगर आपने वोट नहीं दिया और उसके बाद आप सरकार को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो, तो शायद आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने जब अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभाई, आपने खुद ही वोट नहीं किया, तो आप कैसे किसी भी XYZ सरकार को ब्लेम कर सकते हो, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर। रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडियन डेमोक्रेसी, पहला है पीपल चूज देयर लीडर्स, यानी कि इलेक्शंस अलाउ करते हैं कि हम अपने लीडर, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद से चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं जो देश को चलाएगा। दूसरा, मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल, यानी कि हमने वोट दिया है ना, हमने सरकार बनाई है, तो गवर्नमेंट हमारे प्रति जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो हम बोलेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो, हमने इसलिए बनाया था तुम्हें, है ना। अगला है पीसफुल चेंज ऑफ पावर, यानी इलेक्शंस इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे पावर का पीसफुली चेंज होगा। ये नहीं हो रहा कि एक राजा आगे बैठ गए हैं, दूसरे राजा सेना लेके आ रहे हैं और गद्दी हासिल कर रहे हैं, नहीं। बहुत पीसफुल तरीके से हर 5 साल में वोट डलते हैं और नए नए लीडर्स आते रहते हैं। अगला है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, यानी कि रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, जिससे कि भाई डेमोक्रेसी अलाइव रहती है, जिंदा रहती है और स्ट्रांग मजबूत रहती है। वरना डिक्टेटरशिप आ गई तो डेमोक्रेसी तो मर जाएगी ना, तो उसको जिंदा रखने के लिए वोट दे के आया करो। अब कास्ट का क्या रोल है, तो भाई बहुत ज़्यादा रोल है। कास्ट बेस्ड लॉयल्टी, यानी कि बहुत सारे लोग तो उन्हीं कैंडिडेट, उन्हें मैं बता रही हूँ, कोई मतलब नहीं है कौन खड़ा हुआ है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या हिस्ट्री है, क्या कुछ है, कहाँ रहता है, कुछ मतलब नहीं है। बस उन्हें क्या चाहिए, अच्छा हमारी जाति का है, बढ़िया, भाईचारा भाईचारा, भाई भाई का सपोर्ट, वोट दे दो। अगला है कास्ट अलायंस बाय पार्टीज, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अक्सर कास्ट बेस्ड अलायंस बनाती हैं ज़्यादा वोट पाने के लिए। कास्ट लीडर्स इन्फ्लुएंस वोटर्स, यानी कि जो लोकल कास्ट लीडर्स होते हैं और एल्डर्स होते हैं वो लोगों को गाइड करते हैं कि आपको किसको वोट करना है। जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वोट सिस्टम चलता आ रहा है कि भाई हमारे तो कुनबे में जो वो थे वो इस पार्टी, फलाना पार्टी को वोट करते थे तो हम भी उसे करते हैं, है ना। क्योंकि हमें खुद तो समझ है नहीं कि हम देख सके कि कौन क्या करेगा, तो हम जो सब वोट करते आ रहे हैं कि अच्छा पूरी गली उसको वोट कर रही है, हम भी उसको वोट करें। हालांकि ये सच्चाई है, ऐसा होता है, ठीक है। अगला है कास्ट प्रोमिसेस एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो कुछ पार्टीज होती हैं वो प्रॉमिस करती हैं कि भाई हम रिजर्वेशन दिला देंगे, हम तुम्हें जॉब दे देंगे, तुम्हारे बेनिफिट के लिए काम करेंगे, जो कि हुआ भी है ना। दलित्स को रिजर्वेशन मिला है जब दलित्स के लिए काम किया गया था। अगला है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, द एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे कुछ और तरीके से पूछा हुआ है। बी पार्ट है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो देखो ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पहले से पढ़ के आए हैं, वीडियो की शुरुआत में हमने ये पढ़ा था। वन पार्टी डोमिनेंस था, 1950 से 60 के बीच में जो कांग्रेस पार्टी थी वही रूल कर रही थी, सेंटर में भी स्टेट में भी ऑपोजिशन नहीं था, और था तो बहुत कम था। अगले स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्ट्रॉन्ग मजबूत नेशनल लीडर्स थे जो कि कांग्रेस को पावरफुल जिन्होंने बना रखा था। फ्रीडम मूवमेंट सपोर्ट, तो आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत सपोर्ट रहा है। वीक ऑपोजिशन पार्टीज, यानी कि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो थी, प्रेजेंट थी, बट काफ़ी छोटी थी और काफ़ी डिवाइडेड थी, कि इतनी तो नहीं थी कि वो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कांग्रेस को चैलेंज कर सकें, ठीक है। अगला है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो देखो रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी, इंडिया डाइवर्स है, बहुत सारे धर्म, जाति, बोली, भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे लोगों को ना और ज़्यादा चॉइस मिलती है। अब मेरे पास चॉइस है कि 1 2 3 4 नहीं है, 20 पार्टी है, मेरा मन जिसको करेगा, जिससे इंटरेस्ट मैच होगा, मैं उसको वोट दूंगी, जो और ज़्यादा डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाता है, अगेन जिंदा रखता है, ठीक है। अगला है प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप, यानी कि कोई भी सिंगल पार्टी अब इजीली डोमिनेट नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पावर शेयरिंग होती है, चेक्स और बैलेंसेस होती हैं। अगर कोई एक पार्टी काम कर रही है कुछ, तो दूसरी पार्टी ऐसे खड़ी हुई है वहाँ। अच्छा, जैसे ही कुछ काम गलत करे जल्दी से हाईलाइट कर दो कि अरे भाई 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 ये तो इन्होंने ये कर दिया, और चुनो अपने लीडर को, ये करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से कम से कम एटलीस्ट डिक्टेटरशिप तो नहीं होती है, ठीक है। अगला है इनकरेजेस कोएलिशन, यानी कि कोएलिशन की सरकार, गठबंधन की सरकार ऐसे बढ़ती है, यानी कि फुल मेजोरिटी किसी को नहीं मिलेगी तो किसी का डोमिनेंस ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन 15, ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। एनालाइज द रीजन फॉर द चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम इन द स्टेट सिंस द लेट 1980s, ये हम पढ़ के आए हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, सॉरी, इस वीडियो में जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन कराया ना, ये देखो सेम क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस, ये देखो हम पढ़ के आए, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा।
ठीक है, तो ये खुद पढ़ लेना, एक बार नज़र मार लेना इस पर। दैट्स ऑल। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी हो, और साथ में सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप जो कि थैंक यू सो मच, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडी ऑथेंटिक।